टुडे न्यू एपिसोड द अनएक्सपेक्टेड लव एपिसोड 21 टू 25। वही दक्ष अंश के पास जा उसे समझाता और शांत करने की कोशिश किए जा रहा था, पर अंश वो बिना किसी का बात सुन बस चिल्लाए जा रहा था करते हुए। तभी इरिटेट हो वहां रेयान आ जाता और अंश को चिल्लाता देख गुस्से में कहता, क्यों चिल्ला रहे हो तुम अंश। जब अंश अपने सामने रेयान को देखता तो रोते हुए अंश रेयान के पास जा उसके गले से लग जाता है और रेयान के कोट को कस के पकड़ रोते हुए कहता, मुझे वैक्स नहीं करवाना है, बहुत दर्द हो रहा है। इतना बोल वो तेजी से रोना शुरू कर देता है। वही रेयान अंश के इतने करीब आने से जम सा जाता है और उसका दिल में एक अजीब सा हलचल मचाने लगता, तो वह भी एक हाथ से अंश के बाजू को पकड़ और दूसरे हाथ से अंश के बाल को प्यार से सहलाते हुए वार्म आवाज में कहता, बस रोना बंद करो, अगर तुम वैक्स नहीं करवाना चाहते तो कोई नहीं करेगा। रेयान का बात सुन अब जाकर अंश को सुकून मिल रहा था और उसका रोना भी बंद हो गया था। वही निशांत, दक्ष और अलीशा तीनों रेयान को अंश से इतने प्यार से बात करता देख तीनों हैरान हो चुके थे। शाम का 5 बज चुका था। नील अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आता है तो नील अपना काम छोड़ अपना फोन निकाल देखता स्क्रीन पर डैड नाम देख नील के आंखों में गुस्सा भर जाता है और वह फोन उठा अपने कान पर लगा चिढ़ते हुए कहता, यस डैड। वही नील के डैड मिस्टर रितेश ओबरॉय थे। वह मुस्कुराते हुए कहते, अगर आज फ्री हो तो कैफे चले कॉफी पीने। नील इनकार करने ही वाला था कि तभी उसके डैड कहते, एक इम्पोर्टेंट बात करना है, हो सके तो आ जाना, मैं एड्रेस सेंड करता हूँ। वही नील आगे बस ओके कह देता है और फोन काट देता। फोन काटते ही नील अपना हाथ टेबल पर जोर से मारते हुए कहता, पता नहीं अब कौन सा इम्पोर्टेंट बात करना है इन्हें। खुद में ही इतना बोल वो गुस्से में अपना सिर को चेयर पर टिका बैठ जाता। तभी नील की असिस्टेंट दिव्या दरवाजा नॉक करती हैं, तो नील भी गुस्से में दिव्या को अंदर आने का परमिशन दे देता है। वही दिव्या दिखने में काफी खूबसूरत थी। वह अपना हीला टिकटॉक करते हुए अंदर आती हैं और नील को परेशान देख उसके पास जा नील के सीने पर अपना हाथ रख सेडिक्टिव आवाज में कहती, क्या कोई परेशानी है आपको, अगर आप चाहो तो मैं आपको परेशानी को दूर कर सकती हूँ। वही नील क्रूल मुस्कान अपने होठों पर टिकाए कहता, सोच लो फर्स्ट टाइम है तुम्हारा मेरे साथ, बहुत दर्द दूंगा तुम्हें क्योंकि मेरा मूड बहुत खराब है। वही दिव्या नील के शर्ट के बटन को खोलते हुए कहती, और इस दर्द में भी सुकून है नील सर, जो मैं आज फील करना चाहती हूँ। ये सुन नील उसका हाथ पकड़ अपने गोद में खींच लेता है और उसके होठों को अपने होठों के अंदर भर कठोरता से चूमने लगता है। वही दिव्या अपना हाथ नील के कंधे पर मजबूती से पकड़ उसका साथ देने लगती है। कुछ देर किस करने के बाद नील उसे किस करते हुए ही उसे अपने गोद में उठा सोफे पर सुला देता है और अपना कोट खोल दिव्या के पूरे कपड़े को उसके जिस्म से निकाल पूरे शरीर को चूमते हुए अपना चूमने का निशान बनाने लगता है। और धीरे धीरे नील उसके शरीर के अंदर प्रवेश करने लगता और उसे कठोरता से उसके पूरे शरीर के साथ खेलने लगता है। करीबन आधे घंटे बाद नील दिव्या से दूर हो अपना कोट पहनते हुआ अपना हुलिया ठीक करने लगता है। वही दिव्या भी अपना कपड़ा पहन नील को पीछे से हक कर अपने जज्बातों को जाहिर करते हुए कहती, इस पल का मैंने बहुत बेसब्री से इंतजार किया था नील सर, आई लव यू नील सर, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, वो भी पहले दिन से ही। दिव्या का बात सुन नील कठोर आवाज में कहता, नो नीड टू कम टू ऑफिस फ्रॉम टुमारो। ये सुन दिव्या नील से दूर हो कहती, मतलब। वही नील भी उसकी तरफ पलटते हुए कहता, बिकॉज यू आर फायर्ड। दिव्या को कुछ समझ नहीं आता और वह नील का हाथ पकड़ प्यार से कहती, क्यों सर, क्या आपको मेरे साथ सेटिस्फाई नहीं हुए, मैं एक बार और। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। दिव्या इतना कही ही थी कि नील अपने चेयर के पास जा बैठते हुए कहता, क्योंकि नील ओबरॉय को ऐसे लोगों के साथ काम करना बिल्कुल भी नहीं पसंद जिसके दिल में मेरे लिए फीलिंग या प्यार हो, और तुमने कन्फेस करके गलती कर की, सो प्लीज चली जाओ और दोबारा अपनी शक्ल भी मत दिखाना, और हाँ, तुम्हारा पेमेंट क्लियर हो जाएगा और किसी चीज का जरूरत हो तो मेरे मैनेजर से कॉन्टैक्ट लेना, अब जा सकती हो। नील के बातों को सुन दिव्या आगे कुछ नहीं कहती और बिना कुछ कहे चली जाती हैं। उसके जाते ही नील भी खड़ा हो अपना फोन ले केबिन से बाहर चला जाता है, फिर एलिवेटर के अंदर जा ग्राउंड फ्लोर पर आता और अपने कार के पास जा ड्राइविंग सीट पर बैठ कार स्टार्ट कर उस कैफे में जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ अंश भी रेयान के साथ हॉल में बैठा था। तभी रेयान अंश के तरफ देख कहता, कल डिजाइनर ड्रेस लेकर आ जाएगी तो हर एक ड्रेस पहनकर ट्राई कर लेना। और आगे अंश को घूरते हुए कहता, आज की तरह नखरा मत करना, हमारे पास सिर्फ 2 दिन और बचा है, तो कल मैं तुम्हें अपने फैमिली के बारे में भी बता दूंगा। वही अंश का पूरा ध्यान सिर्फ केक खाने पर था, तो गुस्से में रेयान कठोर आवाज में कहता, सुनाई दिया तुम्हें। वही अंश अपने होठों पर पाउट बना कहता, बेहरा थोड़ी हूँ, सब सुनाई देता है मुझे, ओके ड्रेस ट्राई कर लूंगा बिना नखरा किए। अपने आंखों को रोल कर रेयान खड़ा हो जाने को था, तभी अंश रेयान का हाथ पकड़ अपने मासूम आवाज में कहता, आज के लिए थैंक यू। वही रेयान पीछे पलट अंश के तरफ देखता, अंश इस वक्त और भी ज्यादा मासूम लग रहा था और एक बार फिर दोनों एक दूसरे के आंखों में डूब जाते हैं। तभी रेयान अपने सेंस में आ बसों के कहते हुए उसका हाथ छुड़ाता है, तो अंश दोबारा उसका हाथ पकड़ कहता, वैसे आपको नहीं लगता कि हमें साथ में एक दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहिए, थोड़ा और करीब से एक दूसरे को जानना चाहिए।
अंश का बात सुन रेयान वापस सोफे पर बैठ कहता, क्यों? तो अंश अपने हाथ से ही होठों को पूछने के बाद अपने पैर को मोड़ सोफे पर आराम से बैठ जाता है। और रेयान के थोड़ा करीब जा कहता, क्योंकि आपके फैमिली को लगाना भी तो चाहिए ना कि हम दोनों के बीच कितना प्यार है, एक दूसरे को कितना समझते हैं और कितना ज्यादा जानते हैं एक दूसरे को। और अपना रोंदू चेहरा बना कहता, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि आपकी फैमिली मुझसे आपके बारे में ढेर सारे सवाल पूछेंगे, अगर मैं नहीं बता पाया तो सबको शक हो जाएगा कि हम नाटक कर रहे हैं। वही रेयान झट से कहता, मेरी फैमिली ऐसी नहीं है, सो डोंट वरी। वही अंश रेयान का हाथ पकड़ कहता, आप लड़के के फैमिली वालों को जानते नहीं हैं, वो अपने बेटे के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं और बेचारी लड़कियों का टेस्ट लेते रहते हैं ये देखने के लिए कि ये लड़की मेरे बेटे के लायक है भी या नहीं। वही रेयान वंश को घूरते हुए कहता, तुम काफी एक्सपीरियंस लगते हो, पिछले जन्म में लड़की थे क्या? वही अंश चिढ़ते हुए कहता, ओफ, मजाक करने का टाइम नहीं है, मैं सीरियस हूँ। तो रेयान अंश के कमर को पकड़ अपने और करीब खींच लेता है और उसके होठों को रब करते हुए सेडिक्टिव आवाज में कहता, फाइन बेबी, कल संडे है तो यहाँ आने से पहले एक दूसरे के साथ अकेले वक्त बिताने हैं और थोड़ा करीब से जानते हैं एक दूसरे को। ये सुन अंश का चेहरा लाल हो जाता है और उसका दिल जोर से धड़कने लगता और बेचारा घबराए आवाज में कहता, मुझे लेट हो रहा है, आप प्लीज घर छोड़ देंगे? वही रेयान उससे दूर हो खड़ा हो जाता है और मेंशन से बाहर के तरफ जाते हुए कहा, जल्दी आओ, कार में इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। तो अंश भी हाँ कहते हुए भागते हुए बाहर चला जाता है। वही अपने रूम में बैठा निशांत अपने लैपटॉप में दक्ष का लैपटॉप को हैक कर उसका सारा डाटा अपने में ट्रांसफर करने का कोशिश कर रहा था। और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार दक्ष का लैपटॉप हैक हो ही जाता है और डाटा ट्रांसफर होना शुरू हो जाता। ये देख निशांत सार्केस्टिक स्माइल के साथ कहता, बस दक्ष, कुछ मिनट और फिर तुम्हारा सच खुद ही मेरे सामने आ जाएगा। तो रेयान अंश के कमर को पकड़ अपने और करीब खींच लेता है और उसके होठों को रब करते हुए सेडिक्टिव आवाज में कहता, फाइन बेबी, कल संडे है तो यहाँ आने से पहले एक दूसरे के साथ अकेले वक्त बिताने हैं और थोड़ा करीब से जानते हैं एक दूसरे को। ये सुन अंश का चेहरा लाल हो जाता है और उसका दिल जोर से धड़कने लगता और बेचारा घबराए आवाज में कहता, मुझे लेट हो रहा है, आप प्लीज घर छोड़ देंगे? वही रेयान उससे दूर हो खड़ा हो जाता है और मेंशन से बाहर के तरफ जाते हुए कहा, जल्दी आओ, कार में इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। तो अंश भी हाँ कहते हुए भागते हुए बाहर चला जाता है। वही अपने रूम में बैठा निशांत अपने लैपटॉप में दक्ष का लैपटॉप को हैक कर उसका सारा डाटा अपने में ट्रांसफर करने का कोशिश कर रहा था। और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार दक्ष का लैपटॉप हैक हो ही जाता है और डाटा ट्रांसफर होना शुरू हो जाता। ये देख निशांत सार्केस्टिक स्माइल के साथ कहता, बस दक्ष, कुछ मिनट और फिर तुम्हारा सच खुद ही मेरे सामने आ जाएगा। तारांकन वही कुछ ही देर में दक्ष के लैपटॉप का सारा डाटा निशांत के लैपटॉप में ट्रांसफर हो चुका था। और ये देख निशांत काफी खुश हो जाता है और लग जाता हर एक फाइल ओपन करके ढूंढने की आखिर दक्ष के लैपटॉप में ऐसा है क्या। हर एक फाइल का छानबीन करने के नील को एक फाइल दिखता जिसमें माई लाइफ करके कैप्शन लिखा था। ये देख निशांत उस फाइल को ओपन करता है और निशांत के सामने दक्ष का फोटो खुल जाता, वो भी एक हैंडसम लड़के के साथ। उस दूसरे लड़के का फोटो दक्ष के साथ देख निशांत खुद में ही कहता, आखिर ये लड़का है कौन, इसे कभी दक्ष के साथ तो देखा नहीं हूं। खुद में ही इतना कह निशांत पूरे फोटो को स्क्रॉल करने लगता है। तभी उसे उन दोनों का ढेर सारा फोटो दिखता जिसमें वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, वो भी लिप्स पर। ये देख निशांत हैरान हो जाता है और हैरानी में कहता, मतलब ये लड़का दक्ष का बॉयफ्रेंड है? और आगे चीखते हुए कहता, मतलब दक्ष गए हैं? उसे हैरानी तो होता है पर साथ ही वो खुश भी होता और अपना लैपटॉप बंद कर क्रूर मुस्कान के साथ कहता, वाओ, अब दक्ष को कंट्रोल कैसे करना है वो मुझे अच्छे से पता है। अब देखो क्यूटी, कैसे तुम्हारा गए होने का पूरा फायदा उठाता हूं मैं। दूसरी तरफ नील उस कैफ में पहुंच जाता है जहां उसके डैड ने उसे मिलने बुलाया था। तो नील अपनी कार से उतर कर कैफ के बाहर खड़ा हो जाता है और गहरी सांस भरते हुए खुद में कहता, पता नहीं डैड क्यों बुलाए होंगे, कौन सा नया सरप्राइज मिलने वाला है मुझे आज। खुद में ही इतना कहते हुए नील कैफ के अंदर चला जाता। अंदर जाने के बाद नील को देखते ही कैफ की ऑनर प्रिया अपना ड्रेस को थोड़ा नीचे कर नील के पास आ कहती, नील सर, आपके डैड विप रूम में आपके इंतजार कर रहे हैं, चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ। तो नील मुस्कुराते हुए नील प्रिया के तरफ देख कहता, वैसे इस खूबसूरत हसीना का नाम क्या है? वही प्रिया भी मुस्कुराते हुए कहती, प्रिया। इतना बोल प्रिया नील के आगे खड़ी हो जाती हैं और नील का कदम रुक जाता। तभी प्रिया नील के सीने पर हाथ रख सेडिक्टिव आवाज में कहती, वैसे मैंने सुना है आप अभी तक सिंगल हो। वही नील प्रिया का कमर पकड़ अपने करीब खींच लेता और कहता, यस बेबी डॉल, पर मुझे मिंगल रहना ही ज्यादा पसंद है, पर हाँ अगर तुम मेरे साथ सोना चाहती हो तो बोलो। इतना बोल नील प्रिया के कान के करीब जा कहता, बिकॉज आई एम वेरी गुड इन बेड। ये सुन प्रिया मुस्कुरा देती हैं, फिर दोनों विप रूम तक पहुंच जाते हैं। तो नील प्रिया के तरफ देख कहता, बेबी डॉल मेरा इंतजार करो, मैं डैड से मिलकर आता हूं। इतना कह नील अंदर चला जाता है।
वही प्रिया ये सुन बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं और फिलहाल के लिए वहां से चली जाती हैं। अंदर जा नील देखता उसके डैड के साथ एक बेहद ही खूबसूरत लड़की बैठी हैं। तो नील अपने डैड के सामने वाली चेयर पर बैठ गुस्से में कहता, सो कौन सा इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने के लिए आपने बुलाया है? तो नील के डैड नील के तरफ देख मुस्कुराते हुए कहते, इससे मिलो, ये कृतिका हैं और ये। नील के डैड इतना कहे ही थे कि नील अपने डैड का बात बीच में ही काटते हुए कहता, सॉरी डैड, अगर आप मेरे रिश्ता इस लड़की से करवाना चाहते हो तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वही उसके डैड हंसते हुए कहते, कॉमन नील, अभी तो तुम्हारे ऐश करने के दिन हैं, तो तुम्हारे रिश्ते के बारे में क्यों सोचूं, और ये लड़की तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए है। और उस लड़की कृतिका के होठों पर लाइट किस करते हुए नील के डैड कहते, बहुत जल्द कृतिका से शादी करने वाला हूँ, तुम मेरे बेटे हो तो जनाना हक है तुम्हारा, इसलिए सबसे पहले तुम्हें ही बता रहा हूँ। ये सुन नील का चेहरा डार्क हो जाता और गुस्से में वो खड़ा हो कहता, शादी वो भी इस लड़की से? डैड ये उम्र में आपसे छोटी हैं, अरे कम से कम अपनी उम्र की लड़की से ढूंढकर शादी करते। नील का बात सुन नील के डैड कृतिका के तरफ देख कहते, बेबी कार में जाकर मेरा वेट करो, अपने बेटे से बात करके आता हूँ। तो कृतिका भी ओके कहते हुए चली जाती हैं। उसके जाते हो नील के डैड भी खड़े हो कहते, व्हाट इज रॉन्ग विद योर नील, क्यों मुझे तुम खुश नहीं देख सकते हो कभी, हमेशा तमाशा करना जरूरी है क्या? तो नील गुस्से में कहता, आप किसी और से शादी कर भी कैसे सकते हो डैड, आप मेरी मॉम के हस्बैंड हो। वही नील के डैड ऊंची आवाज में कहते, था तुम्हारी मॉम का हस्बैंड था, पर अब नहीं हूं और मुझे पूरा राइट है दोबारा शादी करने का, समझे तुम? इतना कहने के बाद उसके डैड नील के तरफ देख कहते, और तुम्हें मुझे रोकने का राइट नहीं है, अरे खुद रोज नई नई लड़कियों के साथ रात गुजारते हो तो तुम मुझे कैसे रोक सकते हो नील, याद रखना तुम मेरे ही बेटे हो और कहीं ना कहीं मेरे जैसे ही हो। इतना बोल उसके डैड भी विप रूम के बाहर चले जाते हैं। अपने डैड के जाते ही नील अपना हाथ का मुट्ठी बांध खुद में ही कहता, सही कहा आपने, मैं आपका ही बेटा हूं तो घटिया भी तो आपकी तरह होऊंगा ना। इतना बोल नील भी विप रूम से निकल जाता है और नीचे चला आता और प्रिया को ढूंढने लगत। तभी उसे प्रिया नजर आती है तो नील गुस्से में प्रिया के पास जा उसका हाथ पकड़ कहता, चलो मेरे साथ, और उसे लिए चलने लगता है। नील को अचानक से हाथ पकड़ता देख प्रिया कहती, क्या बात है, बहुत जल्दी है आपको जाने का, कहीं आपको मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? प्यार वर्ड सुन नील का कदम रुक जाता है और वो पलट कर उससे कुछ कहता, तभी उसे अंदर से कुछ शोर सुनाई देता है। तो अंदर चल रहे शोर का आवाज सुन नील कहता, क्या हो रहा है अंदर? वही प्रिया कहती, पता नहीं, पर मैं देख कर आती हूँ। इतना कह प्रिया कैफ के अंदर जाने लगती, वही नील भी उसके पीछे चल देता है। वही अंदर एक मासूम सा लड़का था जिसके हाथ से गलती से कॉफी वही बैठे एक कस्टमर के जूते पर गिर जाता है और वो आदमी काफी तमाशा शुरू कर देता है और उस लड़के पर चिल्ला रहा था। तभी प्रिया उस आदमी के पास जा कहती, एनी प्रॉब्लम सर? वही वो आदमी चिल्लाते हुए कहता, इस लड़के ने मेरे इतने महंगे जूते कर कॉफी गिरा दिया, दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें? तो प्रिया का भी नजर उस आदमी के जूते पर जाता और साथ ही उस लड़के का मासूम चेहरे पर जो फिलहाल सर को झुकाए खड़ा था। वही प्रिया उस आदमी के तरफ देख कहती, माफी चाहूंगी सर, पर इस बच्चे से गलती हो गया, पर ये सॉरी कह देगा। वही वो आदमी झट से कहता, सॉरी नहीं सुनना है, इससे कहो मेरे जूते आपने हाथ से साफ करे। तो प्रिया झट से कहती, सर ये कुछ ज्यादा नहीं है, बच्चा है ये। तो गुस्से में वह आदमी कहता, आई डोंट केयर, कहो इससे साफ मांगे नहीं तो तुम्हारे पूरे कैफ को बर्बाद कर दूंगा, जानती नहीं हो तुम मेरे पावर को? ये सुन वो मासूम लड़का घबराते हुए कहता, आप फिक्र मत कीजिए, मैं साफ रहा हूं, पर मेरे वजह से कुछ मत कीजिए। इतना कह वो लड़का अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है और अपने हाथों में टिश्यू पेपर में साफ करने को था तभी नील उसका हाथ पकड़ लेता है। वही वो लड़का अपने नजरों को उठता और हैरान हो कहता, नील सर आप? वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मलंग था। वही नील मलंग को खड़ा कर उस आदमी के तरफ अपने कोल्ड नजरों से घूरते हुए कहता, कितने महंगे हैं तुम्हारे जूते? नील ओबरॉय को देख उस आदमी के माथे पर पसीना छा जाता है और वह हकलाते हुए कहता, नील सर वो। वही नील अपने पैकेट से पर्स निकाल सारा पैसा टेबल पर रख देता है और गुस्से में कहता, बदतमीजी से बात करने के लिए माफी मांगो मलंग से। तो गुस्से में वह आदमी कहता, आई डोंट केयर, कहो इससे माफी मांगे नहीं तो तुम्हारे पूरे कैफ को बर्बाद कर दूंगा, जानती नहीं हो तुम मेरे पावर को? ये सुन वो मासूम लड़का घबराते हुए कहता, आप फिक्र मत कीजिए, मैं साफ रहा हूं, पर मेरे वजह से कुछ मत कीजिए। इतना कह वो लड़का अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है और अपने हाथों में टिश्यू पेपर ले साफ करने को था तभी नील उसका हाथ पकड़ लेता है। वही वो लड़का अपने नजरों को उठता और हैरान हो कहता, नील सर आप? वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मलंग था। वही नील मलंग को खड़ा कर उस आदमी के तरफ अपने कोल्ड नजरों से घूरते हुए कहता, कितने महंगे हैं तुम्हारे जूते? नील ओबरॉय को देख उस आदमी के माथे पर पसीना छा जाता है और वह हकलाते हुए कहता, नील सर वो। वही नील अपने पैकेट से पर्स निकाल सारा पैसा टेबल पर रख देता है और गुस्से में कहता, बदतमीजी से बात करने के लिए माफी मांगो मलंग से।
नील के एटीट्यूड को देख प्रिया और भी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी और अपने मन में ही कहती, इनको पाकर तो कोई भी लड़की लकी होगी, काश वो लकी लड़की मैं बनूं। वही वो आदमी मलंग के तरफ देख हकलाते हुए कहता, सॉरी। तो मलंग भी झट से कहता, नहीं गलती मेरा था, आई एम सॉरी। तब आगे वो आदमी कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। उसके जाते ही माहौल दोबारा पहले जैसा हो नॉर्मल हो जाता है। वही प्रिया नील का हाथ पकड़ मुस्कुराते हुए कहती, अब सब ठीक है तो चलिए चलते हैं। वही मलंग नील के सामने अपना सर को झुका मासूम आवाज में कहता, थैंक यू नील सर, दोबारा मेरी हेल्प करने के लिए। और मुस्कुराते हुए पीछे पलट कर वो जाने को था। तभी नील कठोर आवाज में कहता, स्टॉप मलंग। नील के मुंह से अपना नाम सुन मलंग रुक जाता है और नील की तरफ पलटता। वही नील प्रिया का हाथ झटक उसकी तरफ देख कहता, सॉरी बेबी, आई थिंक आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। इतना बोल नील मलंग का हाथ पकड़ उसे कैफ से बाहर ले जाने लगता है और ये देख प्रिया को बहुत बुरा लगता है, पर वो नील को रोकने की कोशिश नहीं करती और खड़ी हो दोनों को जाता हुआ देखते रहती हैं। वही नील मलंग को अपने साथ लिए कैफे से बाहर आ जाता है और अपने कार के पास आ उसके लिए दरवाजा को खोल देता। वही मलंग कार का दरवाजा को बंद करते हुए नील की तरफ देख कहता, सॉरी सर, लेकिन आज मैं आपके साथ कहीं नहीं जा सकता और वैसे भी यहाँ से मेरा घर पास में ही है और मैं अपनी बाइक लेकर आया हूँ तो मैं चला जाऊंगा। मलंग का बात सुन नील एटीट्यूड में कहता, तुम्हें नहीं लगता क्यूट बॉय, मैं तुम्हारी 2 बार हेल्प किया हूं तो उसके बदले तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना चाहिए। ये सुन मलंग झट से कहता, हाँ लगाता तो है, पर अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो कैफे में जितना आपने मेरे बदले पे किया था वो मैं आपको कुछ दिनों में दे दूंगा। मलंग का इनोसेंट भरा बात सुन नील को के होठों पर क्रूर मुस्कान छा जाता है और वह मलंग के तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। वही मलंग नील को करीब आता देख उसके आंखों में डर छा जाता और वह अपने कदम पीछे के तरफ करते हुए हकलाते हुए कहता, आप क्या कर रहे हो नील सर। वही था तक मलंग नील के कार से टकरा जाता है। वही नील मलंग के बेहद करीब जा उसने कान में अपने सेडिक्टिव आवाज में कहता, मुझे पैसे नहीं चाहिए क्यूटी। इतना कह नील मलंग के कमर पर हाथ रख अपने हाथ को धीरे धीरे उसके टी शर्ट के अंदर ले जाने लगता है। नील के ऐसा करने से मलंग की सांसें तेज हो गई थी और वह अपने आंखों को बंद करते हुए घबराते हुए कहता, तो आपको क्या चाहिए नील सर। मैं उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। मलंग इतना कहा ही था कि का नील उसके कान को अपने जीभ से लीक करने लगता है। वही मलंग का जुबान उसके गले तक अटक जाता है और वो भी कुछ पल के लिए खो जाता है। वही नील मलंग के गर्दन पर अपना होठ रख उसे पेशेंटली चूमने लगता है। मलंग को कुछ समझ नहीं आता कि अचानक से नील उसे किस क्यों कर रहा है, पर तो मलंग अपने सेंस में नील का कंधा पकड़ उसे धक्का दे देता है और अपने टी शर्ट को नीचे करते हुए नील के तरफ सहमे नजरों से देखते हुए कहता, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो मेरे साथ, मैं कोई लड़की नहीं हूं। तो नील सार्केस्टिक स्माइल के साथ कहता, अगर तुम लड़की होते तो क्या मेरे साथ इंटीमेट होते। इस सवाल का जवाब ना देते हुए मलंग वहां से जाने को था, तभी नील मलंग का हाथ मजबूती से पकड़ उसे वापस कार पर धकेल उसके करीब जा गुस्से में कहता, कोई नील ओबरॉय की बात बिना सुने जाए उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस वक्त मलंग को नील से काफी डर लग रहा था, तो नील सहमे आवाज में कहता, देखिए मुझे। मलंग इतना कहा ही था कि नील झट से कहता, आई वॉन्ट टू स्पेंड नाइट विथ यू। ये सुन मलंग झट से कहता, क्यों, आप क्या करने का सोच रहे हो। वही नील मलंग के कान के पास जा कहता, सेक्स, पूरी रात करना चाहता हूं तुम्हारे साथ। नील का बात सुन मलंग हैरान था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे। तभी नील मलंग से दूर हो कहता, और फिक्र मत करो, अच्छा खासा पैसा तुम्हें दूंगा एक रात बिताने का, पर अभी मेरे साथ चलो। इतना कह नील मलंग का हाथ पकड़ उसे साइड करता और फिर कार का दरवाजा उसके लिए खोलते हुए कहता, अंदर बैठो। वही मलंग अपनी सोच में डूबा हुआ था। वही नील दोबारा कहता, जायदा मत सोचो क्यूटी, अंदर बैठो, मेरे पास जायदा टाइम नहीं है। तो मलंग वापस कार का दरवाजा बंद कर नील के तरफ देख कहता, अगर आपको लगता है कि पैसे देकर किसी को भी खरीद सकते हो तो आप गलत हो मिस्टर नील ओबरॉय, हर चीज आप नहीं खरीद सकते और मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे आप में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। इतना कह मलंग नील के साइड से निकल कर जाने लगता है। वही नील भी मलंग के पास जा पीछे से उसका हाथ पकड़ गुस्से में कहता, आज तक मुझे किसी ने रिजेक्ट नहीं किया है और तुम। नील इतना कहा ही था कि मलंग उसके बात को बीच में काटते हुए कहता, तो आदत डाल लीजिए रिजेक्शन का, क्योंकि अगर मेरे पास आएंगे तो आपको रिजेक्शन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इतना बोल मलंग नील से दूर जा अपने बाइक में बैठ जाता है और हेलमेट लगाते हुए वहां से निकल जाता। उसके जाते हो नील के आंखों में गुस्सा भर जाता है और वह अपना हाथ का मुट्ठी बांध खुद में ही कहता, नील ओबरॉय को रिजेक्ट करके तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है क्यूटी, तुम्हें इतना ज्यादा मजबूर कर दूंगा तुम खुद मेरे पास चल कर आओगे। खुद में ही इतना कह नील गुस्से में ही अपने कार के पास जा ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ जाता है और अपने मैनेजर को कॉल करता है। वही नील का मैनेजर फोन उठा झट से कहता, यस सर। तो नील गुस्से में ऑर्डर देते हुए कहता, एक लड़के की फोटो भेज रहा हूं तुम्हें, कल तक मुझे उसके बारे में छोटी सी छोटी डिटेल चाहिए।
इतना कह नील फोन काट देता है और कार स्टार्ट कर रफ्तार से चलने लगता है। आज का दिन ऐसे ही बीत जाता है और सुबह का 7 बज रहा था। वही रेयान जॉगिंग करके अपने मेंशन आ रहा था, तभी उसका नजर अपने असिस्टेंट आकाश पर जाता है। तो रेयान आकाश के पास जा कहता, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? रेयान के सवाल को सुन आकाश झट से कहता, सॉरी सर, वो आपको कॉल किया पर आप फोन रिसीव नहीं कर रहे थे और एक इंपॉर्टेंट फाइल पर आपके सिग्नेचर चाहिए थे। ये सुन रेयान अपना हाथ आकाश के तरफ बढ़ाते हुए कहता, फोन रूम में ही छोड़ दिया था, ओके तुम फाइल दो। तो झट से आकाश फाइल रेयान को दे देता है, तो रेयान फाइल बिना पढ़े साइन कर देता है और फाइल वापस आकाश को देते हुए कहता, और कुछ? तो आकाश झट से कहता, नो सर, अब मैं चलता हूँ। इतना कह वो जाने को था, तभी रेयान उसे रोकते हुए कहता, वेट आकाश। तो आकाश रुकते हुए कहता, यस सर। तो रेयान कहता, ब्रेकफास्ट करके जाना। आकाश माना करने ही वाला था, पर उससे पहले ही रेयान कहता, दैट्स माई ऑर्डर। और सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर अपने रूम की तरफ चला जाता है। वही आकाश खड़े हो सोचने लगता है क्या करे, तभी सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए रूहानी आ रही होती हैं, जो फिलहाल अपने नाइट ड्रेस में ही थी और उसे देखकर ही लग रहा था कि वो अभी जस्ट सोकर उठी हैं। बिखरे बाल थे और आधे नींद में ही लग रही थी, पर उसमें भी वो कमाल की लग रही थी। तो रूहानी नीचे आती हैं और सोफे पर बिना आकाश को देखे अपने सिर को सोफे पर टिका लेट जाती हैं, आंखों को बंद किए हुए, और ऑर्डर देते हुए कहती, मुझे कॉफी चाय कोई ला कर दो। रूहानी का हरकत देख आकाश कुछ ना कहते हुए पीछे पलट जाने को था, तभी रूहानी अपनी आंखों को खोलती और उसे पीछे से आकाश दिखता है, तो रूहानी उसे रोकते हुए कहती, हे रुको, कौन हो तुम? तो आकाश रूहानी के तरफ मुड़ता है। आकाश को अपने सामने देख रूहानी के चेहरे पर स्माइल आ जाता है और वह झट से खड़ी हो जाती हैं और अपने बिखरे बालों को ठीक करते हुए मुस्कुराते हुए आकाश के पास जा कहती, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही आकाश कहता, अपने सिर को झुका कहता, वो रेयान सर से कुछ काम था और वो। आकाश इतना कहा ही था कि रूहानी आकाश का हाथ पकड़ उसे सोफे के पास ले आती हैं और कहती, आ गए हो तो ब्रेकफास्ट करके जाना। तो आकाश सोफे पर बैठते हुए बस ओके कह देता है। वही रूहानी का नजर खुद के पहने कपड़ों पर जाता तो बेचारी सिली सा स्माइल देते हुए कहती, तुम भाग मत जाना, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। इतना कहते हुए वह दौड़ते हुए जाने लगती हैं और भागते भागते एक टेबल से टकरा जाती और उसके घुटनों में थोड़ा दर्द होने लगता, तो उसके मुंह से दर्द के कारण आह निकल जाता है। वही आकाश खड़ा हो कहता, आप ठीक हो ना रूहानी मैम? तो रूहानी आकाश के तरफ देख मुस्कुराते हुए कहती, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बैठो मैं आती हूँ। इतना बोल वो वापस भागते हुए चली जाती हैं। रूहानी के हरकत को देख आकाश के होठों पर मुस्कान छा जाता है। वही रूहानी अपने रूम का दरवाजा को लॉक कर शीशे के सामने खड़ी हो अपना रोंदू चेहरा बना कहती, ये आकाश मुझे ऐसे कपड़े में देखकर पता नहीं क्या सोच रहा होगा, पर कोई बात नहीं, अब उसे रूहानी का हॉट लुक दिखाऊंगी और मुझे देख वो मेरी खूबसूरती में खो जाएगा। खुद में ही इतना कह रूहानी बाथरूम चली जाती हैं। वही रूहानी का नजर खुद के पहने कपड़ों पर जाता तो बेचारी सिली सा स्माइल देते हुए कहती, तुम भाग मत जाना, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। इतना कहते हुए वह दौड़ते हुए जाने लगती हैं और भागते भागते एक टेबल से टकरा जाती और उसके घुटनों में थोड़ा दर्द होने लगता, तो उसके मुंह से दर्द के कारण आह निकल जाता है। वही आकाश खड़ा हो कहता, आप ठीक हो ना रूहानी मैम? तो रूहानी आकाश के तरफ देख मुस्कुराते हुए कहती, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बैठो मैं आती हूँ। इतना बोल वो वापस भागते हुए चली जाती हैं। रूहानी के हरकत को देख आकाश के होठों पर मुस्कान छा जाता है। वही रूहानी अपने रूम का दरवाजा को लॉक कर शीशे के सामने खड़ी हो अपना रोंदू चेहरा बना कहती, ये आकाश मुझे ऐसे कपड़े में देखकर पता नहीं क्या सोच रहा होगा, पर कोई बात नहीं, अब उसे रूहानी का हॉट लुक दिखाऊंगी और मुझे देख वो मेरी खूबसूरती में खो जाएगा। खुद में ही इतना कह रूहानी बाथरूम चली जाती हैं। कुछ देर बाद वही रेयान भी बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आता है और अपने कपड़े पहनकर तैयार हो रहा था, तभी रेयान का फोन पर किसी का कॉल आता है, तो रेयान अपना फोन निकाल स्क्रीन पर ऋषि का नाम देख फोन उठा अपने कान पर लगा कहता, बोलो। रेयान का इतना रुड तरीके से बस बोलो सुन ऋषि चिढ़ते हुए कहता, आपकी गर्लफ्रेंड हूँ, थोड़ा तो प्यार से बात कर लीजिए। अंश का बात सुन रेयान कठोर आवाज में कहता, अगर कुछ काम नहीं है तो फोन रखो, शाम को मिलता हूँ। इतना बोल रेयान कॉल काट देता है। रेयान को कॉल काटता देख ऋषि अपना मुंह फूला कहता, हद बदतमीजी आदमी है, कल खुद कहा था आज का पूरा दिन मेरे साथ रहेंगे और खुद ही भूल गए, अब जाओ, मैं भी उन्हें ना फोन करूंगा और ना उनसे बात करूंगा, पूरा दिन उनकी इग्नोर करूंगा। वही रेयान फोन काटते ही दक्ष को कॉल कर उसे अंश को लेने जाने के लिए कह देता है और खुद तैयार हो रूम का दरवाजा को खोल सीढ़ियों से चढ़ते हुए नीचे आ जाता और वही उसे आकाश सोफे पर बैठा नजर आता है। तो रेयान आकाश के पास जा कहता, तुम ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किए अभी तक? वही आकाश अपने बॉस को देख झट से खड़ा हो कहता, वो सर आपके आने का इंतजार कर रहा था। ये सुन तियान उसे कहा, ठीक है आओ बैठो। फिर दोनों साथ ही डाइनिंग हॉल में आ जाते हैं और आराम से बैठ जाते।
उनके बैठते ही सर्वेंट नाश्ता लगाने लगती हैं। वही रूहानी भी सुंदर से तैयार होकर नीचे आ जाती हैं और आकाश के ठीक सामने वाली चेयर पर बैठ जाती हैं। सुबह सुबह रूहानी को इतना तैयार देख रेयान उसकी तरफ देखते हुए कहता, कहीं जाना है क्या तुम्हें? रेयान का सवाल सुन रूहानी गुस्से में कहती, आपको क्यों बताऊं अगर कहीं जाना भी हो तो। रूहानी का गुस्सा भरा बात सुन आकाश भी रूहानी के तरफ देखता है। आकाश को खुद की तरफ देखता पा रूहानी मुस्कुराने लगती हैं और अपने मन में ही कहती, क्या कर रही हैं रूही, अगर आकाश तेरा ये रूप देखेगा तो बात करना दूर वो तेरी शक्ल भी नहीं देखेगा। खुद में ही इतना कहने के बाद रूहानी रेयान के तरफ देख मुस्कुराते हुए कहती, हाँ भाई वो काम से बाहर जाना है मुझे। अचानक से रूहानी के जुबान से भाई सुन रेयान तो हैरान हो जाता है। वही वो सर्वेंट जो ग्लास में पानी भर रही थी उसके हाथ से ग्लास स्लिप हो जामिन पर गिर जाता है रूहानी का बात सुन। वही रूहानी झट से खड़ी हो सर्वेंट के पास जा प्यार से कहती, आप ठीक हो ना दी? तो वह सर्वेंट सर झुका कहती, यस मैम वो गलती से गिर गया था। वही रेयान कठोर आवाज में कहता, इट्स ओके, आप साफ कर दीजिए और तुम रूहानी बैठो। तो रूहानी भी हाँ कहते हुए चेयर पर बैठ जाती हैं। अचानक से रूहानी के बदलते टोन को देख रेयान अपने मन में ही कहता, ये रूही को हुआ क्या है, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं? खुद में ही सवाल कर रेयान का नजर आकाश पर जाता और उसे देखते हुए कहता, कहीं वजह आकाश तो नहीं? पर ज्यादा ना सोचते हुए रेयान नाश्ता करने लगता है। कुछ देर में सबका नाश्ता हो जाता है। तो आकाश झट से कहता, ब्रेकफास्ट के लिए थैंक यू सर, अब मैं चलता हूँ, ऑफिस में मिलते हैं। आकाश का यूं बिना रूहानी से बात किए जाता देख रूहानी के चेहरे पर उदासी छा जाता है। तभी रेयान कड़क आवाज में कहता, वेट आकाश। तो आकाश रुक जाता और कहता, यस सर। वही रेयान कहता, रूही का कार सर्विसिंग के लिए गया हुआ है और मेरे कार के अलावा सभी कार गया हैं, तो तुम रूही को वहां छोड़ दोगे जहां वो जाना चाहती हैं? अपने भाई का बात सुन रूहानी अपने सिर पर चमेट मारते हुए कहती, ओह या रूही, कार तो था ही नहीं तो तू जाती कैसे? अच्छा हुआ भाई ने याद दिला दिया। वही आकाश कहता, ओक सर मैं मैम को छोड़ दूंगा। आज पहली बार रूही को अपने भाई रेयान पर गुस्सा नहीं बल्कि प्यार आ रहा था। तो बिना देरी किए रूहानी आकाश के साथ मेंशन से बाहर चली जाती हैं और फिर दोनों कार के अंदर बैठ जाते और मेंशन से बाहर चले जाते। वही रेयान कड़क। वही अंश भी फ्रेश हो बाहर आता है और जन्नत के पास जा कहता, दी माताश्री और पापा जब आएंगे उनकी बहुत याद आती हैं। वही जन्नत झट से कहती, बस 2 दिन के बाद। तो अंश चिल्लाते हुए कहता, सच्ची? तो जन्नत भी बस हाँ कह देती हैं। तभी जन्नत अंश को देख कहती, वैसे आज संडे है तो सुबह सुबह इतना तैयार क्यों हुए हो? वही अंश झट से कहता, मलंग के साथ बाहर जा रहा हूँ, बस घूमने। तो जन्नत कहती, ओके पर अंधेरा होने से पहले आ जाना। तो अंश भी फिर ओके कह देता है। दूसरी तरफ वही मलंग जमीन पर अपने रूम में बैठा कल रात जो भी हुआ उसे याद कर रहा था। तभी रोंदू सा चेहरा बना कहता, मैंने सही किया था ना नील सर को? इतना कहते वो रुक जाता है और कुछ सोचने लगता है। तभी मलंग के अंकल रूम का दरवाजा नॉक करते हैं तो मलंग खड़ा हो दरवाजा को खोल देता है और सामने अपने अंकल को देख डरते हुए कहता, जी अंकल। वही उसके अंकल गुस्से में कहते, बार मैनेजर का फोन आया था, उन्होंने बताया कि कल शाम तुम काम पर नहीं गए थे बार। और सवाल भरे नजरों से देखते हुए कहते, तो बताओ कहाँ थे तुम कल? वही मलंग सहमे आवाज में कहता, सॉरी अंकल वो कल किसी काम से कैफे गया था तो वही लेट हो गया था। तो उसके अंकल मलंग को घूरते हुए कहते, कौन से काम से? अंकल का ये सवाल सुन मलंग को समझता है नहीं आता वो क्या जवाब दे तो वह हिचकिचाते हुए अपने सर को नीचे झुका कहता, वो एक दोस्त से मिलने गया था। इतना बोल वो चुप हो जाता है। वही उसके अंकल मलंग का चेहरा अपने हाथों से ऊपर कर कोल्डली कहते, झूठ तो नहीं कह रहे हो ना? तो झट से मलंग कहता, नहीं अंकल मैं आपसे झूठ क्यों कहूंगा और आप फिक्र मत कीजिए, कल के बदले एक्स्ट्रा काम मैं आज कर लूंगा। तो उसके अंकल भी ज्यादा सवाल नहीं करते हैं और फिलहाल के लिए ठीक है कहते हुए चले जाते हैं। उनके जाते ही मलंग दरवाजे को बंद कर दरवाजे पर लद कर खड़ा हो गहरा सांस भरते हुए कहता, कहीं अंकल को शक तो नहीं हुआ, पर मैं अभी किसी से कुछ कह नहीं सकता हूं जब तक मैं नील सर। इतना कहते वो रुक जाता है और कुछ सोचने लगता है फिर बाहर जाने के लिए तैयार होने लगता है। वही दक्ष अंश को कॉल करता है और उसे मेन रोड में आने को कहता, क्योंकि अंश ने ही कहा था घर तक ना आने को, अगर उसके घर तक आया तो शायद उसकी दी को शक हो जाएगा यही सोचकर। वही अंश भागता हुआ जन्नत को बाय कहते हुए घर से बाहर चला जाता है और दक्ष के कार को देख उसके अंदर बैठ जाता। अंश के बैठते ही दक्ष कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता। कुछ ही वक्त में दोनों रेयान का मेंशन पहुंच जाते हैं और जैसा रेयान ने कहा था डिजाइनर एक एक कर सारा ड्रेस अंश को ट्राई करवाती हैं और सेलेक्ट करके साइड रखती। सारे ड्रेस में अंश प्यारी सी लड़की की तरह खूबसूरत लग रहा था। वही दक्ष दूर बैठे अंश को देख उसकी तारीफ कर रहा था और उसे तारीफ करता देख निशांत क्रूर मुस्कान के साथ खुद में ही कहता, लगता है दक्ष का इंटरेस्ट अब अंश में जाग उठा है, इसलिए तो दिन भर उसी के साथ रहता है। पर कोई बात नहीं, निशांत ऐसा कभी नहीं होने देगा।
वही दक्ष अंश को कॉल करता है और उसे मेन रोड में आने को कहता, क्योंकि अंश ने ही कहा था घर तक न आने को, अगर उसके घर तक आया तो शायद उसकी दी को शक हो जाएगा, यही सोचकर वही अंश भागता हुआ जन्नत को बाय कहते हुए घर से बाहर चला जाता है और दक्ष के कार को देख उसके अंदर बैठ जाता। अंश के बैठते ही दक्ष कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता। कुछ ही वक्त में दोनों रेयान का मेंशन पहुंच जाते हैं और जैसा रेयान ने कहा था डिजाइनर एक एक कर सारा ड्रेस अंश को ट्राई करवाती हैं और सेलेक्ट करके साइड रखती। सारे ड्रेस में अंश प्यारी सी लड़की की तरह खूबसूरत लग रहा था। वही दक्ष दूर बैठे अंश को देख उसकी तारीफ कर रहा था और उसे तारीफ करता देख निशांत क्रूर मुस्कान के साथ खुद में ही कहता, लगता है दक्ष का इंटरेस्ट अब अंश में जाग उठा है, इसलिए तो दिन भर उसी के साथ रहता है। पर कोई बात नहीं निशांत, ऐसा कभी नहीं होने देगा। शाम का समय हो चुका था। वही रेयान अपने मेंशन आ रहा होता है, तभी उसका नजर अंश पर जाता जो एक खूबसूरत सा वन पीस ड्रेस पहने हुए था, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रहा था, बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह, और हिल्स पहनकर चलने का ट्राई कर रहा था। पर बेचारा अंश का हालात खराब था। वो हिल्स तो पहन लिया था पर उससे चला नहीं जा रहा था और इसी कारण वो लड़खड़ा कर चल रहा होता ही उसे ऐसे चलता देख रेयान के होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वही जब अंश का नजर दूर खड़े रेयान पर जाता जो मुस्कुरा रहा था, रेयान के मुस्कुराहट को देख बेचारे अंश का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो वही धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर जाता है। उसे गिरता देख रेयान, दक्ष और निशांत तीनों भागते हुए उसके पास चले आते हैं और तीनों नीचे उसके पास बैठ एक साथ ही कहते, तुम ठीक हो अंश। उन तीनों को अचानक से एक साथ अपने सामने ऐसे देख अंश अपने मन में ही कहता, मेरे बिना एक्टर बने ही मुझे ये सेलिब्रिटी वाली फीलिंग क्यों आ रही है, जैसे मैं कोई बड़ा सेलिब्रिटी हूं जिसके 3-3 हॉट बॉडीगार्ड हैं। अंश को खामोश सोचता देख रेयान कठोर आवाज में कहता, कुछ बोलो अंश। रेयान को देख दक्ष और निशांत दोनों खड़े हो जाते हैं। वही अंश झट से कहता, दिखता नहीं आपको मैं गिर गया हूं, तो मैं ठीक कैसे हो सकता हूं। वही रेयान भी खड़ा हो अपना हाथ अंश के सामने बढ़ाते हुए कहता, फाइन, मेरे हाथ को पकड़ो और खड़े होने की कोशिश करो। रेयान के ये कहने से अंश को बहुत अच्छा लग रहा था और वो अपना हाथ आगे बढ़ाने ही वाला था, तभी उसे सुबह वाला सीन याद आ जाता और अपने मन में ही कहता, ओफ अंश, तू कितना मासूम है, तू कैसे भूल सकता है, तुझे आज इस डेविल को इग्नोर करना था, इसने सुबह मुझे इग्नोर किया था ना, अब मेरी बारी है। खुद में ही इतना बोल अंश कुछ कहने को था, तभी रेयान दोबारा कहता और थोड़ा रुड आवाज में, जल्दी उठो, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। रेयान का बात सुन चिढ़ते हुए अंश कहता, तो अपना कीमती टाइम मुझ पर वेस्ट करने का कोई जरूरत नहीं है मिस्टर रेयान सिंघानिया, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। इतना कहते हुए अंश खुद ही किसी तरह लड़खड़ते हुए उठकर खड़ा होता है और रेयान को सामने से इग्नोर कर दक्ष के पास जा कहता, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे चेंज करना है, ले चलो ना मुझे। रेयान को इग्नोर कर ऐसे दक्ष के पास जाना रेयान को गुस्सा दिला रहा था और वह अंश के पास जा कहता, तुम मुझे उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। वो इतना कहा ही था कि अंश रेयान के तरफ देख उसके कहे बातों को बीच में काटते हुए कहता, मेरे साथ बात करने के अलावा भी आपको बहुत काम होगा तो आप वो कीजिए, मैं अपना देख लूंगा। इतना बोल अंश लड़खड़ाते हुए बिना दक्ष को अपने साथ लिए वो अंदर चेंजिंग रूम में जाने लगता है। अंश को यूं रेयान से बात करता देख रेयान का आंख गुस्से में लाल हो जाता है। वही उसके गुस्से को देख दक्ष झट से कहता, बॉस मैं अंश से बात करता हूँ। इतना बोल वो चला जाता है। उसके जाते ही रेयान खड़ा हो सोचने हुए कहता, इस लड़के को हुआ क्या है, ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। तभी निशांत रेयान के पास जाते हुए कहता, शायद आपसे नाराज है। पर क्यों, ये सवाल कर रेयान सोचने लगता है। वही अंश रूम में जा रूम का दरवाजा को बंद कर बेड पर बैठ जाता और ड्रेस को खोलते हुए खुद में बड़बड़ाने लगता, उस खड़ूस के पास बहुत काम है तो करे ना, वैसे भी मैं उनसे नाराज हूँ। तभी दक्ष दरवाजे पर खड़े हो अंश को आवाज देते हुए कहता, अंश तुम्हें क्या हो गया है, अचानक तुम इतना नाराज क्यों हो, हम सबसे प्लीज दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं खुद खोलकर अंदर आ जाऊंगा। वही अंश अपना जीन्स पहन रहा था और पहनते हुए उसे काफी दर्द भी हो रहा था, तो वह दर्द से कहराते हुए कहता, दक्ष मैं तुम सबसे नाराज नहीं हूं, बस उस खड़ूस से हूं और थोड़ा वेट करो, आ रहा हूं। वही दक्ष धीमे आवाज में खुद से कहता, खड़ूस, कौन खड़ूस, कहीं ये बॉस की बात तो नहीं कर रहा। वही पीछे से रेयान खड़ा हो कोल्ड की कहता, हाँ मेरी ही बात कर रहा है। रेयान का आवाज सुन दक्ष सिर को झुका साइड खड़ा हो जाता है। वही रेयान दक्ष के तरफ देख कहता, तुम जाओ मैं अंश को देख लूंगा। तो दक्ष भी ओके कहते हुए चला जाता है। वही रेयान रूम का दरवाजा को खोलता है। वही अंश अपना टी शर्ट पहन रहा था और दरवाजा खुलने का आवाज सुन अंश को लगा शायद दक्ष होगा, तो वह बिना उसकी तरफ पलटे कहना शुरू करता है, दक्ष तुम्हारे प्यारे बॉस ने कल मुझसे प्रॉमिस किया था वो आज मुझे घुमाने लेकर आएगा, और सुबह मैंने उसे कॉल भी किया था पर वो मुझे डांट कर कॉल काट दिए और अब मैं उनसे बात नहीं करूंगा। वही रेयान आराम से बेड पर बैठे अंश का बक बक सुनता रहता है बिना कुछ कहे, तो अंश आखिर में कहता, खड़ूस, आइडियल डेविल कहीं का, मैं दोबारा उससे बात नहीं करूंगा। वही वो अपना टी शर्ट पहनकर पीछे मुड़ता और बेड पर आराम से बैठे रेयान को देख उसका गला सूख चुका था, साथ ही उसके माथे से पसीना भी आ रहा था।
तो अंश रेयान के तरफ देख सिल्ली सा मुस्कान के साथ मासूम आवाज में कहता, आप यहाँ कब आए? वही रेयान खड़ा हो अपने कदम अंश के तरफ बढ़ाते हुए कहता, जब तुम मुझे प्यार भरी गालियां दे रहे थे। रेयान को अपनी तरफ आता देख डर से अंश अपने कदम लड़खड़ते हुए पीछे की तरफ करने लगता है और सीधा दीवार से जाकर टकरा जाता है। वही रेयान अपना दोनों हाथ अंश के दोनों साइड रख उसके जाने का रास्ता ब्लॉक कर उसकी आंखों में देखते हुए कहता, तो मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे नाराज है। वही रेयान के करीब आते ही अंश का मासूम सा दिल जोर जोर धक धक करना शुरू हो जाता है और उसका बोलती ही बंद हो चुका था। वही रेयान अपना एक हाथ अंश के होठों को ऊपर ले जा सेडिक्टिव छूते हुए कहता, तो बताओ मैं क्या करूं जिससे तुम मानोगे? अंश को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे और वो हकलाते हुए कहता, मैं। उसका मैं सुन रेयान चिढ़ते हुए कहता, बकरी नहीं हो जो मैं किए जा रहे हो, इंसान की तरह जवाब दो। वापस से रेयान को उसी टोन में बात करता देख अंश रेयान को खुद से दूर कर कहता, मुझे घर जाना है, मैं जा रहा हूं। दोबारा अंश के इग्नोर करने से इस बार रेयान को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह अंश का हाथ मजबूती से पकड़ गुस्से में कहता, आज तक मुझे किसी ने इग्नोर नहीं किया ना ऐसे बात किया, और तुम होते कौन हो जो रेयान सिंघानिया से ऐसे बात करने की हिम्मत कर रहा है? मजबूती से हाथ पकड़ने से अंश के हाथों में दर्द हो रहा था और उसके प्यारे आंखों से आंसू भी बहने लगा था, पर रेयान उसे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और फिर रेयान अंश का हाथ पकड़े ही उसे रूम से बाहर ले जाता है और साथ लिए मेंशन से बाहर चला आता और गुस्से में ड्राइवर से कार का चाबी मांगता है। तो ड्राइवर झट से रेयान के सामने आ उसे कार का चाबी दे देता है। वही रेयान कार का दरवाजा को खोल अंश के तरफ देख कठोरता से कहता, अंदर बैठो। वही अंश उसके आंखों में आंसू के साथ साथ रेयान के लिए डर भी दिख रहा था, तो बिना कोई सवाल किए अंश कार के अंदर बैठ जाता है। इसके बैठते ही रेयान कार का दरवाजा बंद कर खुद जा ड्राइविंग सीट पर बैठ कार स्टार्ट कर मेंशन से बाहर निकल जाता है। गाइस प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।